वेट मैं देखती हूँ। मैम विजिबल है स्क्रीन। विजिबल है वहां पे तो बच्चों को विजिबल है, तुम लोग को नहीं है, तुमने कनेक्ट ही नहीं करा। विजिबल है, डन। विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स विजिबल, नो टॉकिंग बच्चों। सब बच्चे कॉपी और पेन अपने साथ रखेंगे। ऊपर टॉपिक लिखो एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। आप लोगों को क्या क्या पता है एंजाइम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बोलो। कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। सेटल डाउन फास्ट बच्चों। Please be fast. I'm waiting for you people to get settled. जल्दी जल्दी बैठ, quickly settle down. सबने एक पे नहीं बैठना बेटा, सुनो खड़े हो, पीछे बैठ जाओ। सब बच्चे अपना कॉपी और पेन अपनी टेबल पे रखेंगे। हाँ जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स डिस्कस। कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। मेरे को एक आंसर आया कैरेक्टरिस्टिक का कि एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट। मतलब दे स्पीडन अप द रेट ऑफ, अगर सपोज कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन है, ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो बेसिकली होती हैं, उनमें क्या करेगा एंजाइम, स्पीड तो बढ़ा देगा। क्या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट को बढ़ाएगा या बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, दोनों के रेट, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम दोनों रिएक्शंस के रेट को इक्वली इंक्रीज करेगा। यानी कि एंजाइम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में मेन पॉइंट क्या लिख लेंगे, नंबर 1, एंजाइम एक्ट एज बायोकैटलिस्ट। Enzymes act, they speeden up the rate of a reaction. लिखो, शॉर्ट में लिखते जाओ। They speeden up the rate of a reaction. इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा, they are highly specific. Highly specific. Enzyme act as biocatalyst. Biocatalyst का मतलब they speeden up the rate of a reaction. They speeden up the rate of a reaction without disturbing equilibrium. Without disturbing equilibrium. Equilibrium के state को जल्दी disturb नहीं। Highly specific for a substrate. Highly specific का मतलब, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाईली स्पेसिफिक का मतलब होता है, सपोज कोई एंजाइम ऐसा है जो डी ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट ट्रीट करता है, तो एल ग्लूकोज को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ सबस्ट्रेट। आ रही है बात समझ? एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर अ सबस्ट्रेट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एंजाइम के अंदर कुछ ऐसी पॉकेट्स बनी होती हैं जहां एक पर्टिकुलर शेप ही जाके फिट कर सकती है, उन्हें बोलते हैं एंजाइम्स की एक्टिव साइट। व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम? साइट ऑफ एंजाइम का मतलब है ऐसी साइट एंजाइम पे जिस पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। जैसे एक लॉक के लिए पर्टिकुलर की काम करती है, इसी तरह से एक एंजाइम पे एक पर्टिकुलर शेप का सबस्ट्रेट ही जाके फिट कर सकता है। जरा भी शेप चेंज होगी
तो फिर सबस्ट्रेट दूसरी तरह का फिट नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर जरा सा भी चेंज है ना तो उस शेप में जाके वो फिट हो ही नहीं सकता। Enzymes are highly specific in their action. उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है, enzymes great power। हमने पहले वाले पॉइंट में बायो कैटलिस्ट वाला पॉइंट डिस्कस किया, वहां पे आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो। एंजाइम्स जो होते हैं एक रिएक्शन के रेट को मैनी फोल्ड्स इंक्रीज कर देते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशंस में वो रिएक्शन एक पर्टिकुलर x टाइम लेती कंप्लीट करने के लिए, तो अब कितना लगेगा x/100, मतलब 100 टाइम्स फास्ट कर देंगी। एक रिएक्शन के रेट को 100 टाइम्स या 200 टाइम्स जो एंजाइम है वो फास्ट कर देता है, राइट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एंजाइम इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ रिएक्शन। At the end of the reaction, enzyme as such निकल आता है unchanged। एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं पड़ता। एक बार जरूर होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद एंजाइम दोबारा डिसोसिएट होगा टू गिव एंजाइम एंड प्रोडक्ट। यानी कि क्या होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स ES कॉम्प्लेक्स, है ना, जिसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। That ES complex dissociates to form E plus P, E plus product। मतलब एंजाइम as such रह गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा एंजाइम्स कैन बी एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ मीन्स। एलोस्टेरिक का मतलब समझते हो? अगर एंजाइम कोई केमिकल्स जाके बाइंड करे तो वो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। वो केमिकल्स कोई एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, वो केमिकल्स कोई इनहिबिटर भी हो सकते हैं। इन्हें बोलेंगे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन ऑफ एंजाइम। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का मतलब कि कोई केमिकल जाके एंजाइम की किसी साइट पे बाइंड कर रहा है और उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, राइट। अब हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जिसपे मैक्सिमम एक्टिविटी, जैसे हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी मोस्टली किस पे शो करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पे, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे, है ना। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, रेज कर दें या रिड्यूस कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी भी reduce हो जाएगी। Below and above that optimum temperature, the activity of the enzyme reduces, it declines, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर pH होता है जिसपे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। उस टेम्परेचर और pH को रिस्पेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH ऑफ दैट एंजाइम। आ रही है बात समझ की नहीं? नेक्स्ट है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम can be inhibited by competitive inhibitors, non-competitive inhibitors or irreversible inhibitors। competitive inhibitors मतलब तीन तरह के inhibitors हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। एक ऐसे inhibitors होंगे जो वहां जाके बाइंड करेंगे जहां उस एंजाइम का सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, उनमें क्या बोलेंगे, competitive inhibitors। जो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेंगे। एक्टिव साइट समझते हो, एंजाइम की एक्टिव साइट मतलब वो वाली साइट जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम का, ठीक है। अगर वहीं पे जाके कोई इनहिबिटर बाइंड कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, कंपेटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि वो कंपीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ उस साइट के लिए, उसे क्या बोलेंगे, कंपेटिटिव इनहिबिटर। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर मतलब ऐसा इनहिबिटर जो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड ना करे, कहीं और जाके बाइंड करे, लेकिन फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे या उसको इनहिबिट कर दे, राइट। उसे क्या बोलेंगे, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। तीसरा है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करेगा, वो एक बार जाके बाइंड करेगा और बॉन्ड्स बना लेगा एंजाइम्स के साथ, ठीक है। वो बॉन्ड्स बना लेगा और इरिवर्सिबली एंजाइम को क्या कर देगा, इनहिबिट। आगे बात समझ। अच्छा, अब है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स could increase the reaction rate until the enzyme becomes saturated with the substrate। इस पॉइंट को समझो। देखो
एंजाइम को वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ द रिएक्शन को फास्ट, है ना? बेसिकली करता क्या है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, लेकिन जल्दी। कैसे हो पाता है वो? पहले इसे समझो, फिर ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। ये वाला ग्राफ देखो, ये दिख रहा है वाला ग्राफ सबको? ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है रिएक्शन प्रोग्रेस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फ्री एनर्जी। हर केमिकल, हर स्पीशीज, हर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, जिसे हमने प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे। और रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, कितनी देर में कन्वर्ट हो रहा है, क्या पाथ फॉलो कर रहा है, उसे मैंने एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक पाथ दिखा रखा है, देख रहे हो ब्लू कलर में एक पाथ। तुम लोग के पास नहीं है क्या? कुछ कनेक्ट करो ना, किसी से ले लो। अब जो ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम के बिना, एंजाइम की एब्सेंस में कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? ब्लू वाला, देख रहे हो? सबस्ट्रेट की कुछ एनर्जी है, फ्री एनर्जी करी हुई है ना, दिख रहा है? एक सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखा रखा है, एक प्रोडक्ट का। एंजाइम के बिना जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि अनकैटालाइज्ड रिएक्शन जो यहाँ पे हो रही है, उसका पाथ कौन सा वाला फॉलो हो रहा है? ऊपर वाला, ब्लू वाला। एनर्जी किसी सबस्ट्रेट को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उससे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मैं इतनी एनर्जी दूं, एक मोल ऑफ सबस्ट्रेट को कैलोरी में कन्वर्ट हो जाए, उसे मैं क्या बोलूंगी? एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? कैलोरीज में किसी सबस्ट्रेट, वन मोल ऑफ सबस्ट्रेट को कितनी एनर्जी में कैलोरीज में प्रोवाइड करूं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे मैं बोलूंगी एक्टिवेशन एनर्जी। एक तरह से एनर्जी बैरियर है जो सबस्ट्रेट को पार करना होगा। आ रही है बात समझ? एंजाइम की एब्सेंस में जो पाथ फॉलो हो रहा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो कितनी है? डेल्टा, जो ऊपर वाला दे रखा है, डेल्टा जी, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पे इनको अलग अलग से डिनोट करना चाहिए, डेल्टा G1, डेल्टा G2, इन्होंने करा नहीं हुआ। अच्छा, अब देखो, अब ग्राफ देखो, जब मैं एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराऊंगी तो क्या हो गया? बेसिकली पाथ ही चेंज हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। मतलब बेसिकली एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन। मतलब एंजाइम्स की प्रेजेंस में मेरे को कम एनर्जी देनी पड़ेगी सबस्ट्रेट को, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट। आ रही बात समझ कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, राइट? एंजाइम के बिना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, एंजाइम की प्रेजेंस में कम एनर्जी देना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो गई? रिड्यूस। हाउ डज एंजाइम्स वर्क? Enzymes work by decreasing the activation energy by providing an alternate path for the reaction. How do enzymes work? They work by decreasing the activation energy by altering the path of a reaction. आपकी बात समझ? तो अगर मैं किसी को बोलूं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स बताओ, तो क्या क्या बता सकते हो तुम? बोलो। विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब? मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को इक्वली चेंज करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
enzymes are highly specific in their action. Specific का मतलब बता सकते हो कि अगर कोई एंजाइम डी ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट ट्रीट कर रहा है तो वो एल ग्लूकोज को भी सबस्ट्रेट की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा. एक्टिव साइट पर ग्लूकोज जाके नहीं हो सकता. दे आर दैट स्पेसिफिक, राइट? तीसरा, एंजाइम्स रिमेन unchanged at the end of a reaction. इसलिए तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी thousands of रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है. आ रही बात समझ? एंजाइम्स का थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी कैन बी यूज्ड फॉरएवर, राइट? दूसरा, एक और बताओ. एंजाइम्स आर एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड by certain type of inhibitors as well as activators. ठीक है? which modulate the activity of the enzyme. और बताओ, हर एंजाइम और ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है. ठीक है? बिलो एंड अबव दैट टेम्परेचर एंड पीएच द और बताओ, लास्ट वाला जो हमने करना था, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स could increase the reaction rate until the enzyme becomes saturated with the substrate. इस बात को देखा ना. जैसे सबस्ट्रेट की वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन है वैसे वैसे क्या करेगा? इंक्रीज. लेकिन अप टू अ सर्टेन पॉइंट. मतलब कि ये वाला ग्राफ फॉलो होगा. ये समझ रहे हो? ये वाला ग्राफ को देखो, तो ऐसा क्यों होगा? मतलब शुरू टॉकिंग बच्चों, अगर शुरू में मैं ऑप्शन दे रहा हूं 3 में कौशिक ये वाले ग्राफ में पे क्या किया है? रेट ऑफ द, है ना? अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ तो धीरे धीरे रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज. लेकिन एक पॉइंट के बाद रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है? कांस्टेंट. मैं कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लूं, अटेंडेंस लगे लो काट देना. ओके, अच्छा अटेंडेंस मतलब हो कुछ नहीं, इंक्रीज नहीं होता. ऐसा मतलब लास्ट में तो व्हाट्सएप में करना पड़ता. नहीं, तो मेरे खोले को टैब कर दे. मेरे वाला टैब एंजाइम जब वर्क करते हैं तो क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट के, अगर कोई सिंपल रिएक्शन लूं जिसमें एक ही सबस्ट्रेट, तो क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स which dissociates to give enzyme plus product. यही हो रहा है. ठीक है? जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट वैसे एंजाइम के साथ जाके बाइंड करता रहेगा और एंजाइम रिएक्शन को क्या फास्ट, मतलब सबस्ट्रेट को किसमें चेंज करता रहेगा? प्रोडक्ट. ठीक है? जब जितनी एंजाइम था रिएक्शन में सारा सैचुरेट हो जाएगा सबस्ट्रेट. इतना भी सबस्ट्रेट इंक्रीज, एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है फ्री उसके साथ बाइंड करने के लिए, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो जीरो नहीं हुआ, वो मैक्सिमम ही. एक और बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ सबस्ट्रेट अगर इसके बजाय में एंजाइम, फिर क्या फर्क? मतलब कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट, अब आई एम प्लेइंग विद एंजाइम्स कंसंट्रेशन, व्हाट विल बी द, हाँ अब क्या होगा? अभी भी ये ग्राफ रहेगा, है ना? क्यों? कि एंजाइम कंसंट्रेशन में बढ़ाई जा रही हूँ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कांस्टेंट है. एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? सैचुरेट. उसके बाद मैं कितना भी एंजाइम बढ़ा लूं लेकिन सबस्ट्रेट तो इसलिए रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन नहीं बढ़ेगा एक पॉइंट के बाद. यानी कि क्योंकि एक पॉइंट पे आके क्या होगा? एंजाइम मोटा बना देंगे, कॉम्प्लेक्स सैचुरेट हो जाएगा और उसके बाद रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होगा. आ रही है बात समझ? डन? इनका ध्यान नहीं है. डी सेक्शन.
Effect of various factors on rate of enzyme catalyzed reaction. ये देखो टेम्परेचर का रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन. हैव अ लुक ग्राफ पे. ये जिस पे मैक्सिमम है एंजाइम की एक्टिविटी, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोल रही हूँ? ऑप्टिमम. उससे कम कर रही हूँ, चाहे उससे ज्यादा कर रही हूँ टेम्परेचर, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो रही है? कम. रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है ना? ऐसा क्यों? देखो शुरू में कोई भी मैं रिएक्शन करती हूँ, कोई भी, मान लो अनकैटालाइज्ड भी रिएक्शन, आप रिएक्शंस की बात कर, जब आप इंक्रीज इन द टेम्परेचर करते हो, उसके साथ कोई भी रिएक्शन का रेट इनिशियली क्या होता है? इंक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ना? तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए भी यही है. शुरू में यू इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट? The rate of the reaction, enzyme catalyzed reaction also increases because the kinetic energy of the molecules increases. अब तब तक तो increase हुई, उसके बाद decrease क्यों? Beyond increase करूंगी तो एंजाइम जो कि एक प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा? डीनेचर. प्रोटीन क्या हो जाएगा? डीनेचर. ऐसे फोर्सेस थे, जो ऐसे बॉन्ड्स थे जिसने 3D स्ट्रक्चर बना रखा था उस प्रोटीन का, वो क्या हो जाएंगे? टूटने शुरू हो जाएंगे. प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं सारे, है ना? धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टूटने शुरू. जब वो टूटेंगे तो क्या हो जाएगा? एंजाइम खराब, एंजाइम डीनेचर, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन उसके बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज. इनिशियली क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही थी. ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या हो गया? मैक्सिमम. उसके बाद अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो जितने भी फोर्सेस हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम को स्टेबलाइज कर रहे हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे, एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएगा. अब तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा ही नहीं पाएगा, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम. आ रही है बात समझ की नहीं? क्या क्या ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो बॉन्ड अपने आप नहीं तोड़ेंगे? कौन से बॉन्ड? जैसे एंजाइम तभी तो एक एक पॉइंट तक ही कह रहे हैं ना, वो हर ये वाला पॉइंट हर एंजाइम के लिए अलग अलग होता है, राइट? सेम गोस फॉर पीएच एज वेल. सेम गोस फॉर पीएच एज वेल. एक ऑप्टिमम पीएच आपको दिखा रखी है, उसके बिलो भी, उसके अबव भी रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस. ठीक है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाला अभी हमने डिस्कस किया था. ये वाला ग्राफ शुरू में इंक्रीज करेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एंजाइम सारा का सारा सैचुरेट हो जाएगा सबस्ट्रेट से, उस पॉइंट के बाद रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. अब करना है हमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. दिस इज वेरी इजी. सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल. जैसे एक लॉक में फिट करने के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, इसी तरह से एक एंजाइम में एक पर्टिकुलर तरह का ही सबस्ट्रेट, एक पर्टिकुलर शेप का ही सबस्ट्रेट फिट हो सकता है. आ रही है बात समझ? तो यानी कि एक एंजाइम एक पर्टिकुलर तरह की रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकता है. दिस इज लॉक एंड की मॉडल. दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इंड्यूस्ड फिट मॉडल समझते हो? जैसे ये मॉडल ये कहता है कि एंजाइम की शेप ना रिजिड नहीं होती. ये ऊपर वाले मॉडल से थोड़ा डिफरेंट है. लॉक और की में तो क्या होता है कि फिट है, एक रिजिड है शेप, सबस्ट्रेट की भी और एंजाइम की भी. इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है कि एंजाइम की शेप रिजिड नहीं है. जब उसको सबस्ट्रेट पास आता है तो सबस्ट्रेट उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाता है. जैसे कि जब आप ग्लव्स पहनते हो, है ना, तो म्यूट कर लो ना. जब आप ग्लव्स वेयर करते हो तो ग्लव्स शेप ले लेते हैं हमारे हैंड की. इसी तरह से जब सबस्ट्रेट पास में आता है, सबस्ट्रेट अप्रोच करता है एंजाइम को, तो एंजाइम की शेप थोड़ी सी क्या हो जाती है? मॉड्यूलेट.
इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए, राइट। यहाँ पे देखो ये बता रखा है सबस्ट्रेट एंटरिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम दिखा रखा है आपको ग्रे कलर में। सबस्ट्रेट के दो पोर्शंस दिखाए हैं आपको, एक थोड़ा यू शेप है और एक थोड़ा नीचे से ट्रायंगुलर है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखो, जब एंजाइम शुरू में था, जब उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं था, तो एंजाइम में जो वो शेप थी प्रॉपर वी शेप नहीं थी। लेकिन जब सबस्ट्रेट अप्रोच किया है तो है ना, उस वाली पॉकेट की साइड, उस वाली पॉकेट में थोड़ी सी मॉड्यूलेशन हुई है और प्रॉपर कैसी शेप बन गई है, वी शेप बन गई है एंजाइम की उस वाले पोर्शन में। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। सबस्ट्रेट चेंज हुआ प्रोडक्ट में। अब देखो कलर चेंज कर दिया है, एंजाइम के साथ बाइंड होके सबस्ट्रेट इज चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट, है ना, डिफरेंट कलर्स का दिखाया है। और उसके बाद क्या हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स था दैट इज डिसोसिएटेड, प्रोडक्ट रिलीज हो गए हैं। यानी कि देखो पहले ए था, एक था सबस्ट्रेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू ए इज डिसोसिएटेड इनटू बी प्लस सी। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ना, ये जो ये ब्लू वाली थी ये ए की एंटिटी थी, ए ज्वाइंट थी। ए प्लस एंजाइम gives a enzyme complex, a substrate complex, which gets turned into enzyme product complex, which dissociates into product 1 and product 2, right? So this is the mechanism of enzyme action. इसमें आप डायग्राम भी कर लोगे, लॉक एंड की मॉडल भी करोगे और इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी करोगे। समझ आ गया ना, लॉक एंड की मॉडल में हम एंजाइम को रिजिड मानते हैं और इंड्यूस्ड फिट मॉडल में हम ये मानते हैं कि जब सबस्ट्रेट अप्रोच करेगा एंजाइम को तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, उसकी एक्टिव साइट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, इट इज फ्लेक्सिबल, राइट। अब ये समझ लो को एंजाइम और को फैक्टर क्या होते हैं। देखो हर एंजाइम अकेले से काम नहीं कर सकता। कुछ एंजाइम होते हैं जो अकेले किसी रिएक्शन को कैटालाइज कर लेते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अकेले किसी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकते, तो उनको किसी और मॉलिक्यूल्स की हेल्प चाहिए होती है ताकि वो किसी रिएक्शन को कैटालाइज कर पाए। ठीक है, उन एडिशनल मॉलिक्यूल्स को जो एंजाइम्स को चाहिए किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बिना अगर कोई एंजाइम ऐसा है जो कोफैक्टर के बिना काम नहीं कर सकता, उस केस में एंजाइम विदाउट द कोफैक्टर इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। क्या बोलते हैं उसे, एपोएंजाइम या एपोजाइम। ठीक है, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर गिव्स फुल्ली फंक्शनल एंजाइम इन दैट केस, जिसे हम बोलेंगे होलो एंजाइम। जिसे हम क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। आ रही है बात समझ की नहीं? कुछ एंजाइम्स तो अकेले फंक्शन कर लेते हैं, कुछ एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए एडिशनल कंपोनेंट चाहिए होते हैं, एडिशनल नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट चाहिए होते हैं। उन एडिशनल कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर। और ऐसे एंजाइम को जो कोफैक्टर के बिना काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसमें क्या बोलेंगे, उस केस में एंजाइम को एपोएंजाइम। यानी कि एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर गिव्स फुल्ली फंक्शनल एंजाइम which is called as holo enzyme। इतनी बात हो गई क्लियर? अब जो ये कोफैक्टर्स होते हैं ये तीन कैटेगरीज के होते हैं। पहला है कोएंजाइम। अगर कोई कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर कोई कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मतलब कोई विटामिन भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है, तो उस केस में हम कोफैक्टर को बोलेंगे कोएंजाइम। अगर कोई कोफैक्टर वो एडिशनल कंपोनेंट कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगी, स्पेशल कोएंजाइम। अगर कोई कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ना होके कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे कोई मेटल आयन है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, जो डीएनए से डीएनए बनता है ना, बताया था ना, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। उस डीएनए पॉलीमरेज को अपनी एक्टिविटी करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन इस केस में क्या होंगे, कोफैक्टर्स। ठीक है, तीसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तीसरी कैटेगरी क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोई कोफैक्टर ऐसा है जो एंजाइम के साथ जाके
टाइटली बाइंड कर जाता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि इतना टाइटली बाइंड हो जाता है कि अगर मेरे को उसे हटाना है एंजाइम से तो मेरे को एंजाइम को डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइटली बाउंड, ठीक है, कोफैक्टर को मैं क्या बोलूंगी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली बाउंड नहीं करते, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये विटामिन्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी मेन कंडीशन क्या है, दे बाइंड टाइटली टू द एंजाइम। आ रही है बात समझ की नहीं? ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है आज बताओ। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम करा, बता दो जल्दी से, तुम बता दो जल्दी से, बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। थोड़ा सा लाउड, रीड नहीं, ऐसे बता दो, जनरल मेन पॉइंट बता दो। एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, हर कोई लिख सकता है, पेपर तक भूलोगे तो नहीं। They act as biocatalyst, मतलब they speeden up the rate of a reaction. Do they affect the equilibrium state? No. They just help to achieve the equilibrium state faster, sooner. Right? और बताओ, they are very specific for a particular substrate. All the enzymes have an optimum temperature as well as optimum pH at which they show maximum activity. और बताओ, है ना, enzymes remain unchanged at the end of the reaction, बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, राइट। ग्रेट कैटालिटिक पावर होती है 100 टाइम्स 200 टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट क्या करेगा, डज इट इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी? Initially, but after a certain point when the enzyme becomes saturated with the substrate, the rate of the reaction becomes constant. ये वाला ग्राफ जरूर कर लेना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पीएच वाले में भी ग्राफ कर लोगे, ठीक है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में इसी तरह का ग्राफ आएगा, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। शुरू में इंक्रीज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ और बाद में क्या बन गया, कांस्टेंट। अच्छा, फिर मेरे को बताओ, how enzymes catalyze a reaction? By decreasing the activation energy by providing an alternate path. ये वाला ग्राफ फॉलो होगा उससे, ठीक है। आप बताओगे कि जब एंजाइम के बिना रिएक्शन हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, जब एंजाइम की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है तो ये पिंक वाला पाथ फॉलो हो रहा है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। बता दोगे, ठीक है। इसमें जो डेल्टा जी लेबल कर रखा है ना, तो आप बता देना डेल्टा G1, डेल्टा G डैश या डेल्टा G, इस तरह से कर देना। हाँ, इस तरह से कर देना। फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो हाइपोथेसिस आपको बतानी है, लॉक एंड की वाली और इंड्यूस्ड नहीं आते। फिर कोएंजाइम एंड कोफैक्टर वाला पॉइंट, व्हाट आर कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स? सबसे पहले कोफैक्टर्स बताओ। Some enzymes require an additional non-proteinaceous component for their activity. Those non-proteinaceous components are called as cofactors. They are of three types: coenzymes, metal ions, and prosthetic groups. What are coenzymes? If the cofactor is organic, then it is called as coenzyme. If it is a metal ion, it can be magnesium ion, it can be zinc ion, etc. Right? And what is prosthetic group? Tightly bound. है ना? If a cofactor binds tightly to the enzyme, it is called as prosthetic group. Clear? सबको? अब हमारे ना इसमें दो टॉपिक्स रह गए हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स। उसमें एक तो आपको कराऊंगी डेरिवेशन, एंजाइम काइनेटिक्स बेसिकली हमने करना है, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। माइकेलिस मेंटन ने एक इक्वेशन डिराइव करी थी टू गिव द रेट और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स में करते थे ना, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करते थे। इसमें हमने सिर्फ एक डेरिवेशन करनी है, हर कॉलेज में नहीं कराते लेकिन मैं करा देती हूँ बच्चों को, एक अच्छी लेंथ भी मिल जाती है आंसर की। और दूसरा क्या होता है,
आपको इजी भी हो जाता है, क्योंकि डेरिवेशंस वगैरह करनी आपको ज्यादा इजी लगती है एज कंपेयर टू थ्योरी लिखना। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। हमारा बी सेक्शन में एक और भी लेक्चर है, उसमें हम वो डेरिवेशन करेंगे आज। जब भी आप पे एंजाइम काइनेटिक्स पे नोट आएगा ना, तो आप वो डेरिवेशन करोगे, एक ग्राफ बनाओगे, मैं बताऊंगी क्या करना है, और केएम और वीमैक्स की डेफिनेशन दोगे। केएम और वीमैक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि केएम क्या होता है, वीमैक्स क्या होता है। वो तभी समझ आएगा जब वो इक्वेशन डिराइव करोगे और वो ग्राफ बनाओगे, उसके बिना वो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने जरूर करनी है वो डेरिवेशन, और करना है नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। हाँ जी, नहीं आते, नहीं आते, कोई नहीं आता, बस ऐसे आता है, राइट अ नोट ऑन एंजाइम काइनेटिक्स, डेरिवेशन, ग्राफ, माइकलिस मेंटन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से।